अब देखिए मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, प्रॉब्लम ऑफ अनबाउंड सॉल्यूशन। ये अनबाउंड सॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। पहली बात शर्त ये होती है कि अनबाउंड सॉल्यूशन की प्रॉब्लम तभी हो सकती है जब मैक्सिमाइज हो। अगर मिनिमाइज की कंडीशन है तो कभी अनबाउंड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि मिनिमाइज को अनबाउंड नहीं किया जा सकता, मैक्सिमाइज को अनबाउंड किया जा सकता है। अब ये मेरी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 + 2x2 + x3। दो मेरे कांस्टेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों इक्वेशन में देखिएगा इक्वल साइन है ना। अब लेस देन के लिए स्लैश, ग्रेटर देन इक्वल अगर है तो सरप्लस विद आर्टिफिशियल, और दोनों में अगर इक्वल है, किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वल है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहाँ पर मुझे दो आर्टिफिशियल वेरिएबल चाहिए। एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरा a1 हो गया, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल मेरा a2 हो गया। a1 और a2 यहाँ पर आ जाएंगे, जिनकी कॉस्ट हो जाएगी मेरी -10। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इक्वल टू -ma1 -ma2 हो जाता है, और ये मेरे दो आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और a2 आ जाते हैं। अब जैसा होता रहा है वैसा ना वैसे ही करते हैं। अब टेबल की स्टार्टिंग में या तो स्लैक आता है बेसिक में, या फिर आता है आपका आर्टिफिशियल। स्लैक तो आपके पास है नहीं। अब दो आर्टिफिशियल a1 और a2 है, दोनों की कॉस्ट -m है। अब a1 वाली इक्वेशन को देख लीजिएगा, यहाँ 8 है, यहाँ हो जाता है -3, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। अब यहाँ देखिएगा इस इक्वेशन में RHS में 7 है, ये हो जाता है -3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, और ये हो जाता है Cj - Zj। अब ध्यान से सुनिएगा, Cj - Zj, जो Cj - Zj आप Cj - Zj भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा j। ये दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि डेल्टा डिफरेंस को डिनोट करता है। अब देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3m है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3m है, दोनों को जोड़ते हैं तो 6m बन जाता है। 3 में से घटा देते हैं तो 3 - 6m। यहाँ देखिएगा माइनस का 2m और यहाँ देखिएगा माइनस का 4m। जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है माइनस का 6m। 2 में से घटा देते हैं तो ये हो जाता है 2 + 6m। अब यहाँ देखिएगा माइनस का 2m और माइनस का 3m, 1 में से घटा देते हैं तो ये हो जाता है 1 + 3m। आइडेंटिटी का कॉलम है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ये पॉजिटिव लेवल पर है, ये पॉजिटिव लेवल पर है, देखिएगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ चुका है, यहाँ नेगेटिव आ चुका है। अब m की वैल्यू आप 100 पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ 3m + 1 है या 6m + 2 है, तो ये हो गया लगभग 602। तो ये मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है जो पॉजिटिव लेवल पर है, ये मेरा इनकमिंग हो जाता है, ठीक है। इनकमिंग वेक्टर हो गया मेरा x2। तो मैं xb को x2 से डिवाइड करता हूँ, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 बनता है, 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 7/4। अब मुझे इसमें से मिनिमम सेलेक्ट करना होता है। मिनिमम मेरा 7/4 है, ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर हो गया। इनकमिंग ये रहा, और आउटगोइंग देखिएगा यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 है। अब इस a2 ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर है। कल की टेबल में सिखाया गया था अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग वेक्टर होता है तो आप इसे रिमूव कर देंगे। अब अगली टेबल में देखिएगा आपको a2 नहीं दिखाई देगा। अब अगली टेबल में अब यहाँ ऑपरेशन देख लीजिएगा, इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का इंटरसेक्शन है 4, ठीक है। अब हमारा ऑपरेशन क्या लगने वाला है, यहाँ पर तो हमें 1 बनाना होता है और यहाँ बनाना होता है 0। तो हमारा ऑपरेशन लग रहा है बेटा r1 न्यू = r1 ओल्ड बटे 4, और दूसरे में फिर यहाँ 1 बन चुका होगा। फिर हम r2 न्यू = लगाएंगे r2 ओल्ड -2 r1 न्यू। अब देखिएगा मैं अगली टेबल बनाने चलता हूँ। यहाँ पर आर्टिफिशियल a2 जा रहा है, a2 मेरा वेरिएबल ये है, ये मेरा आउटगोइंग है, और इनकमिंग है मेरा x2। तो a1 तो मेरा ऐसा कैसे ही रहेगा, a1 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस का m। a1 की कॉस्ट मेरी माइनस की m है, ये मेरे cj हो गए 3, 2, 1 और -m। a2 वाला वेरिएबल हट चुका है, a2 वाला वेरिएबल जो है आउटगोइंग है, इसकी जगह आ रहा है x2, और x2 के 2 रुपए हैं। तो यहाँ पर x2 का वेरिएबल की कॉस्ट हो जाती है 2। अब पहले क्या करना है, r1 पुरानी वाली r1 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाता है आपका 7/4 माइनस का 3/4, और यहाँ हो जाता है 1, और यहाँ हो जाता है 1/4, यहाँ हो जाता है 0। देखिएगा a2 वाला कॉलम हट चुका है। अब अगले ऑपरेशन देखिएगा, नई वाली r2 कैसे बना रहे हैं, पुरानी वाली r2 लेंगे और r1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा रप्पन लिख लिया कर लेना। पुरानी वाली r2 मान लीजिएगा 8 है, माइनस का 3 है, 2, 2, 1 और 0 है, ये पुरानी वाली r2 हो गई। अब r1 जो नई वाली है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइएगा यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 7/2
माइनस 3/2 1/2 1/2, सॉरी यहाँ पे गलत कर चुका हूँ, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुई है और यहाँ 1/2 हो जाता है। a2 वाला ये मैंने गलत लिख दिया है, a2 में नीचे का 0 वाला तो लेना ही नहीं मुझे 1, और यहाँ 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 0। अब ऑपरेशन में क्या है, इन्हें क्या करना है माइनस। अब 8 में से 7/2 घटाइएगा, 2 8 16, 16 में से 7 जाएंगे तो ये मिलता है मुझे 9/2। माइनस 3 में से माइनस का 3 में से माइनस का 3/2 घटाता हूँ तो ये मुझे मिल जाता है मुझे माइनस का 3/2। 2 में से 2 माइनस करता हूँ तो 0 मिल जाता है। 2 में से 1/2 घटाता हूँ, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो बचता है 3/2। 1 में से 0 घटता है तो ये बच जाता है 1। अब मेरी R1 अपनी नई फॉर्म में आ जाती है, R1 भी मेरी तैयार है और R2 भी मेरी तैयार है, ठीक है। अब देखिएगा Cj माइनस Zj की वैल्यू कैलकुलेट करने चलते हैं। इसे मैं डेल्टा J भी लिख देता हूँ, अब ये भी लिखा करेंगे। अब आइएगा Cb वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ देखिएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 3m/2, ये 3m/2 बनता है और ये बन जाता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/2, तो यानी कि ये बन जाता है 3m माइनस 3/2। तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी Zj की, लेकिन किस में से घटाना है आपको, 3 में से घटाएंगे तो यानी कि जब इस वैल्यू को करेंगे 3 माइनस 3m माइनस 3/2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेगा, तो यानी कि हो जाएगा मेरा 3 और ये हो जाएगा माइनस 3m/2। ये मेरा आइडेंटिटी का कॉलम है, ये मुझे 0 दे देगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगले वाले उसमें चलते हैं, माइनस m की मल्टीप्लाई 3/2 से करेंगे। या पहले Cj को लिख लेता हूँ 1 माइनस, ये तो मेरी Cj की वैल्यू हो गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाता है माइनस का 3m/2 हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिएगा तो ये हो जाता है प्लस का 1/2। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम मेरा 2 बन जाता है, तो यहाँ हो जाता है मेरा 2 माइनस माइनस प्लस 3m और यहाँ बन जाता है माइनस का 1, तो ये बन जाता है मेरा 1 प्लस 3m/2, ठीक है। 2 में से 1 गया और ये मेरा आइडेंटिटी का कॉलम है तो ये मेरा 0 बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा m नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा m की वैल्यू 100 समझ के चलिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो तब आता है ना जब वैल्यू या तो 0 हो या नेगेटिव हो। ये मेरा गड़बड़ करना है अभी मेरा ये इनकमिंग बनने वाला है x3। अब मिनिमम रेशियो निकालने के लिए x3 को डिवाइड करेंगे x3 से। अब देखिएगा 9/2 को डिवाइड करने वाले हैं आप 3/2 से, तो ये आपको 3 मिलेगा। 7/4 को डिवाइड करने वाले हैं 1/4 से, तो आपको मिलेगा 7। अब इसमें से मिनिमम वाला आपको सेलेक्ट करना है, मिनिमम वाला है 3, ठीक है। अब 3 है, अब देखिएगा यहाँ पर ये इनकमिंग हो गया, आउटगोइंग हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 3/2। अब यहाँ से देखिएगा आर्टिफिशियल कौन है, a1, तो आर्टिफिशियल आउटगोइंग मेरा आर्टिफिशियल a1 है। और ये सिखाया गया है कि जब आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला कॉलम आउटगोइंग वेक्टर होता है तो उस केस में उसे रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिएगा अगली टेबल मैंने पहले तैयार करके रख रखी है, अब इसमें देखिएगा आपको a1 नहीं दिखाई देगा। अब अगली टेबल के लिए ऑपरेशन करने चलते हैं। अब यहाँ क्या है आपका n का की एलिमेंट क्या है 3/2, तो 3/2 को आपको बनाना होता है 1, तो यानी कि आपका ऑपरेशन लगेगा r1 न्यू इक्वल टू r1 ओल्ड इनटू 2/3। इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, r1 ओल्ड को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2/3 से। अब देखिएगा आपका a1 तो जा रहा है ना, तो a1 वाला वेरिएबल हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा वेरिएबल आपका x3 और x3 के पैसे हैं 1 रुपए। ये आपका x3 आ जाता है, ये पैसे 1 हो जाते हैं, ये x2 पड़ा हुआ है, ये पैसे हो जाते हैं 2। आप देखिएगा नई वाली r1 लेने के लिए आप पुरानी वाली r1 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से 2 कट जाता है, 3 का 9 हो जाता है, यहाँ पर कटते माइनस का 1 हो जाता है, ये 0 हो जाता है और यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाती है। इसे हम छोड़ देते हैं। अब हमें देखिएगा यहाँ पर क्या बन चुका है, 3/2 बन चुका है ना, 3/2 बदल करके किस में आ गया है बेटा, 1 में आ गया है। अब इस 1 की हेल्प से इस 1/4 को 0 बनाना है, तो अब ऑपरेशन लगाने वाले हैं r2 न्यू इक्वल टू r2 ओल्ड माइनस 1/4 r1 न्यू। अब इसे आप रख कर लिख लीजिएगा, पहले कौन है r2 ओल्ड, इसे उतारिएगा, r2 ओल्ड में 7/4 हो जाता है, माइनस का 3/4 हो जाता है, 1 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ये पुरानी वाली r2 है,
पुरानी वाली R2 और R1 जो नई वाली है उसे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। आइएगा डिवाइड करना शुरू करते हैं। यहाँ हो जाता है 3/4, यहाँ हो जाता है -1/4, यहाँ हो जाता है 0, यहाँ हो जाता है 1/4। अब क्या करना है, इसे आपको माइनस करना है। 7/4 में से 3/4 घटाएंगे तो ये आपका 1 आ जाता है। -3/4 में से माइनस का 1/4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 यानी कि माइनस का 2/4 यानी कि माइनस का 1/2। 1 में से 0 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 1/4 में से 1/4 घटाएंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ वैल्यू निकालने जा रहे हैं डेल्टा J = Cj - Zj। अब देखिए डेल्टा J Cj - Zj की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर कॉस्ट कितनी मैं भूल रहा हूँ, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। आइएगा सी वाली कॉलम की मल्टीप्लाई इससे करिएगा, ये माइनस का 1 बन जाता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बनेगा। 3 में से -2 घटाएंगे तो बनेगा 5। ये आइडेंटिटी का कॉलम है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब देखिएगा Cj - Zj की जो वैल्यू है वो 5 है, पॉजिटिव लेवल है, यानी कि इनकमिंग वेक्टर मेरा 5 है। ठीक है, अभी सवाल आगे जाएगा, लेकिन देखिएगा मिनिमम रेशियो निकालने के लिए मिनिमम रेशियो में xb/x1 आ जाएगा। ये इनकमिंग वेक्टर है मेरा, लेकिन सिखाया गया था 0 से डिवाइड नहीं करेंगे और नेगेटिव से डिवाइड नहीं करेंगे। जब यहाँ डिवाइड करने जाते हैं तो माइनस मिलता है, ब्लैंक कर देते हैं। यहाँ डिवाइड करने जाते हैं तो माइनस मिलता है, ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, लेकिन मिनिमम रेशियो फाइंड नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में लिख देते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो अनबाउंड सॉल्यूशन है। तो यहाँ लिख देते हैं ऑप्टिमिलिटी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी is not satisfied but minimum ratio cannot be found. Condition of optimality is not satisfied but minimum ratio cannot be found. So solution is unbound. ऐसे केस में अनबाउंड का सॉल्यूशन हो जाता है। कल मैंने आपको ऑप्टिमिलिटी के 2 सवाल करने के लिए दिए थे, आज मैंने 2 सवाल और करे हैं। आज आप इसके 4 सवाल करिए।